अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के लिए वाली बनाने जा रहा हूँ स्टोरी से पहले, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि अब आप कहानी को खामखा लंबा कर देते हैं, कहानी को शॉर्ट किया करें और टू दी पॉइंट बात किया करें, इधर उधर की बात ना किया करें। जब मैंने इन कमेंट्स को पढ़ा तो मैंने दो फैसले किए हैं। एक तो ऐसा ही होगा जैसा आप लोगों ने कहा है। अब मैं जो भी नई कहानी रिकॉर्ड करूंगा उधर उधर की कोई बात नहीं होगी, टू दी पॉइंट बात होगी आपकी ख्वाहिश पे। दूसरी बात, 1 जनवरी 2025 से मैं स्टोरीज़ को पार्ट वाइज करने जा रहा हूं। उसका फ़ायदा ये होगा कि टू दी पॉइंट होगी, मुख्तसर होगी और डिटेल के साथ भी होगी, बट ऐसी डिटेल होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ कहानी के हवाले से होगी। वो बातें जो कभी किसी वक्त की बात थी, मोहब्बतों का दौर था, ये सारी बातें आपको कम से कम सुनने को मिलेंगी। सो आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, क्योंकि एडवांस में मैं काफ़ी कहानियाँ रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन उस पर भी नज़रसानी करते हुए मैंने टीम से कहा है कि जो शॉर्ट कीजिए, ऐसे पीस हैं उनको निकाल दीजिए। तो बाकी मैं आइंदा रिकॉर्ड करते हुए भरपूर इस बात का ख्याल रखूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यकम के बाद ऐसा सिलसिला ही शुरू होने जा रहा है जो आपकी बिल्कुल पसंद के मुताबिक होगा। तो आज की कहानी सुनिए। ये कहानी हमेश ने जहाँ भेजी, उनके कहने पे मैंने उनका नाम फ़र्ज़ी रखा, हमेश मिलता जुलता। और वहीं ये कहानी है उस अरूज नामी लड़की की जिसकी मौत को इस अंदाज में पेश किया गया कि उसने ख़ुदकुशी कर ली, उसने अपनी जान ले ली और इस दुनिया से आज़ाद हो गई। उसके माँ बाप ने दुनिया को ये बताने के लिए कि बेटी ने क्योंकि ख़ुदकुशी की है, हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इसलिए वो आखिरी रसूमात भी अदा किए बग़ैर उसकी चिता को जलाने पहुंच गए। वहीं जहां गली के अंदर कई वाक़यात हुए, तो वो आखिरी वाक़या जिस पे पार्ट 1 मैंने ख़त्म किया था कि हमेश दिन के 3 बजे ऊपर वाला जो छत पे बना हुआ कमरा था, उस कमरे पे जाके चारपाई पे लेटा ही था कि कदमों की आहट से उसकी तवज्जो उस तरफ गई। वो सोया तो नहीं, आंखें खुली थीं और खुली आंखों से अभी सोने की कोशिश कर रहा था कि कदमों की आवाज़ की तरफ देखा तो चेहरे पे बाल डाले हुए कोई काला शलवार कमीज़ पहने उसी तरफ को चलती हुई आ रही थी जिस तरफ हमेश लेटा हुआ था। और वो ब्लैक शलवार कमीज़ पहने चलती हुई लड़की जूं जूं करीब आ रही थी, बिस्तर पे लेटे हमेश की दिल की धड़कन धक 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 तेज से तेज होती जा रही थी। उसके चलने का अंदाज बताता था कि या तो कोई डराने आया है या वाकई हकीकत में सचमुच में कुछ भयानक है। बेशक दिन के 3 बजे थे, अगर यही टाइम रात के 3 होते तो वो शदीद खौफजदा होकर चीखे मारता, लेकिन क्योंकि दिन की रोशनी थी, सब दुनिया जाग रही थी। चरिंद परिंद भी हवाओं में मौजूद थे, फ़ज़ाओं में उनकी बोलने की उन परिंदों की आवाज़ें एहसास दिलाती थी कि दिन की रोशनी है। धूप हर तरफ फैली हुई सूरज की किरणें बताती थीं ये दिन है। और इंसान चाहे जितना भी ख़तरनाक देखे, दिन के टाइम उतना नहीं डरता जितना रात को उसको डर लगता है। तो वो भी उसको टिकटिकी बांधे देख रहा था, कौन चलती हुई आ रही है। वो इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई दरवाजे के बिल्कुल बीच में आके खड़ी हो गई, जहाँ सामने बैठे हुए हमेश की दिल की धड़कन धक 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 इस अंदाज में तेज़ हो चुकी थी। वो इस इंतज़ार में था कि ये कोई डराता है, कोई बात करता है या क्या कहता है, कि तभी वो जो सामने आके रुक सी गई थी। इस अंदाज में उसके हाथ ऊपर आहिस्ता 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 उठना शुरू हो गए और वो सामने टिकटिकी बांधे उसको बैठे देखे जा रहा था कि उसने अपनी उंगलियों से इस अंदाज में बिल्कुल चेहरे के बिल्कुल सामने ला के दोनों हाथों से दोनों उंगलियां इस अंदाज में बालों पे रखी और अपने बालों को मुंह से हटा दिया। और जैसे ही उसने चेहरा
जो बालों से ढका हुआ था, बाल हटाने पे चेहरा जैसे ही नज़र आया तो ये कोई और नहीं, ये अरूज थी जिसको हमेश बहुत अच्छी तरीके जानता था। गली में कई वाक़यात ऐसे हो चुके थे जो बहुत से लोगों को पता थे, लेकिन हमेश शायद इतने ज़्यादा वाक़यात से वाकिफ़ नहीं था। ये ज़रूर जानता था कि अरूज मर चुकी है। नामुमकिन, ये सामने खड़ी हुई अरूज नहीं हो सकती, नामुमकिन। लेकिन उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो उसके चेहरे पे, इतना ज़्यादा वाइट कि वो अजीब सा हो के डर सा गया, ऐसा खौफनाक लग रहा था वो सफ़ेद चेहरा, और वहीं पे उसकी लाल सुर्ख आंखें, उसके बड़े हुए नाखून, ब्लैक शलवार कमीज पहने और वजूद के ऊपर इस तरह बालों को बखेरे के पहले चेहरे के ऊपर डाले हुए थे, अब वो खुले हुए बाल इस अंदाज में जैसे किसी ने शैम्पू करके, तेल लगा के, सिल्की करके, चमकदार करके बालों को बना सवार के ऐसे लटका दिया हो। ऐसे सिल्की अंदाज के बाल जो उसके चेहरे पे पड़े हुए थे अब वो साइडों पे, उसके शानों पे गिरे हुए थे, और वो चेहरे से बालों को हटा के अभी तक उसने हाथ वहीं बालों पे पकड़े हुए थे और अपना चेहरा उसी को दिखा रही थी, और सामने उसको देख के वो मुस्कुराई। वो इस अंदाज में मुस्कुराई के सामने लेटे हुए हमेश के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो जितनी देर से हिम्मत जमा किए हुए था, उसके बाद जैसे ही उसने मुस्कुराता हुआ देखा, दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज थी, धक 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 धक, और उसकी मुस्कुराहट पे उसने एक जोरदार चीख मारी। उसने जैसे ही चीख मारी उसके बाद वो ऐसा हवास बाख्ता हुआ, उसका वजूद ऐसा भारी हुआ, उसको ये तक ना याद रहा मैं किस सिमत भाग रहा हूं। मैं तो उसी तरफ भागे जा रहा हूं जिस तरफ अरूज खड़ी है। मेरा टकराव अरूज से हो सकता है। उसको कुछ याद ही नहीं था। वो चीखता हुआ, भागता हुआ सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, रास्ते में किसी चीज से टकराया नहीं टकराया, उसको कोई होश नहीं। वो जैसे कैसे नीचे पहुंच गया, वो चीख रहा था, हवास बाख्ता था। घर वाले समझ चुके थे, उसको पकड़ा, उसको चुप कराया, हौसला दिया। आहिस्ता 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 वो नॉर्मल हो गया, और जब इस काबिल हुआ कुछ बता सके तो उसने घर वालों को बताया कि मैंने छत के ऊपर अरूज को देखा है, और वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आई थी, ब्लैक शलवार कमीज पहने हुई थी, और उसने अपना चेहरा इस तरह बालों से ढांपा हुआ था। ये मेरा वहम नहीं है, मैंने उसको क्लियर देखा है, और मेरा वजूद बहुत भारी हो चुका है। मेरा वजूद बहुत भारी है, मेरा सर बहुत भारी है, मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत भारी भरकम हो गया हूं। घर वाले ने हमेश को जैसे कैसे खामोश कराया, चुप कराया, हौसला दिया, गंगा जल जो पड़ा था घर के अंदर वो पिलाया, जो भी इस तरह की आपके घर के अंदर चीज़ें होती हैं उसके ऊपर पढ़ी गई, उसको पिलाया गया। वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, कंप्लीट बेहतर नहीं। तो वहीं पे उस ताई ने भी वो राज उगल दिया जो उसके सामने हुआ था, कि जब वो गेट के सामने उसके नाम को पुकारा जाता था, और वहीं पे उसने जब खोल के एक दफ़ा गेट देखा था तो बाहर अरूज खड़ी थी। उसने कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी घर वाले परेशान हो जाएं, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। हाँ, अरूज आती है, गेट पे मेरा नाम लेके पुकारती है, और मैंने उसको गेट पे कई दफ़ा खड़े देखा है। तो अब ये बात झूठ नहीं हो सकती थी कि जो हमेश ने ऊपर महसूस किया था वो वहम नहीं था, वो हकीकत थी। जितनी वो खौफजदा हालत में भागता हुआ आया था, और ऊपर से ताई ने भी बता दिया था, तो फैसला किया गया हमेश का ही एक कज़न जो एक पीर बाबा के साथ अटैच था कि उसके पास उसको लेकर चलते हैं। हमेश के घर वाले हमेश को लेके उसी कज़न के पास पहुंचे।
हमेश को उसके सामने बिठा दिया गया और उसने अपना हाथ हमेश के सर के ऊपर रखा और उसके बाद पढ़ना शुरू हो गया। कुछ देर तो पढ़ता रहा और हमेश बैठ के सुनता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद हमेश को कुछ भी होश नहीं था कि हमेश के साथ क्या हो रहा है। होश आने पे ही हमेश को बताया गया था कि ये माजरा हुआ है। जैसे ही वो कज़न पढ़ता जा रहा था तो पढ़ते 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 हमेश का वजूद कांपना शुरू हो गया। ना सिर्फ उसका वजूद कांपना शुरू हो गया कि एक लम्हा ऐसा आया कि उसके सर पे उसी कज़न का हाथ था, वजूद कांप रहा था। कांपते कांपते वजूद ने एकदम ज़ोर से झटका मारा और रुक सा गया और उसी वक्त रुकते ही उसने अपनी आंखें खोल दी जो लाल सुर्ख हो चुकी थी। और जैसे ही उसकी आंखें खुली जो लाल सुर्ख थी, घर वाले देख के भी डर गए। ये आंखें हमेश की नहीं हो सकती, ऐसी खौफनाक भयानक आंखें। वहीं वो जो कज़न पढ़ रहा था उसने एक बड़ा सा चिमटा अपने पास रखा हुआ था। कुछ छोटे चिमटे होते थे पहले घरों में, आग जलाई जाती थी तो कोयलों को आगे पीछे करने के लिए चिमटे का इस्तेमाल होता था। म्यूज़िक में भी एक बड़ा सा चिमटा बजाया जाता है, ऐसा ही एक दरमियाना चिमटा उसने अपने पास रखा हुआ था। जैसे ही हमेश ने आंखें अपनी ऐसे खोली और लाल सुर्ख थीं तो कज़न ने सर से हाथ हटा लिया और कहा, कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद के अंदर कब्जा कर रखा है? हमेश खामोश रहा। कज़न फिर से गरजदार आवाज में बोला, मैं तुझसे मुखातिब हूं, कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है? बगैर पल के झपकाए हमेश सामने की तरफ देखता रहा। उसने गुस्से में अपना चिमटा उठाया और जोर से चिमटा हमेश की कमर में मारा और जैसे ही हमेश की कमर में एक जोरदार चिमटा पड़ा तो उसी वक्त एक चीख की आवाज़ सुनाई दी जो किसी और की नहीं, एक लड़की की दर्द में डूबी हुई चीख थी। जैसे किसी को तकलीफ हुई हो, मारने पे तकलीफ जैसे होती है, ऐसी ही उसकी चीख निकली थी। उसके फौरन बाद दूसरा चिमटा उसके वजूद पे मारा गया और इस अंदाज में अब मारा जा रहा था कि जब तक वो बोलेगी नहीं, जो चीख रही थी वो चिमटे से मारता जाएगा। तभी उसके मुंह से आवाज़ आई, रुको रुको। वो जो चीख रही थी अब अपनी असली आवाज़ में बोली, जो हमेश की नहीं, एक लड़की की आवाज़ थी और जो चिमटे से मुसलसल मार रहा था। पहली चोट उसने कमर में मारी थी, दूसरी चोट उसने कमर की दूसरी तरफ मारी थी, तीसरी चोट उसने उसके घुटने पे मारी थी, चौथी चोट उसने उसके सर पे चिमटा दे मारा था। और जब उसके सर पे चिमटा पड़ा तो इतनी जोरदार उसने दर्दनाक चीख मारी जैसे उसकी तकलीफ से बाहर हो गया हो और बोल पड़ी, रुको रुको। और सामने बैठा कज़न समझ गया अब वो बोलने के लिए तैयार हो गया। तभी बोला, अब तू बोल। अब के बार मैंने एक सवाल पूछा और तूने जवाब ना दिया तो इसी तरह बरसात कर दूंगा तेरे वजूद पे। ये चिमटा मार मार के मैं तुझे लहूलुहान कर दूंगा। बोल, कौन है तू और क्यों तूने इसके वजूद पे कब्जा कर रखा है? और उसी वक्त एक आवाज आई, मेरा नाम अरूज है और ये सब मुझे जानते हैं। मैं इसी गली में ही रहती थी, इसी गली में ही इन्हीं लड़कों के साथ, इन सब लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना था। और किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मुझे मार दिया गया। और मेरी मां को बुलाओ। उसी वक्त कज़न ने कहा, जाओ इसकी मां को बुला के लाओ।
वो परेशान हो गए कि अंदर हाजिरी थी, अरूज थी, वही अरूज जो कभी गली में खेलती थी, गली में रहती थी, जो मर चुकी थी, और वो हाजिर हो के कह रही थी मेरी माँ को बुलाओ। तो वो जल्दी से भागे और अरूज के घर पहुंचे। अरूज की माँ को वहाँ से लेके जैसे ही उस जगह पे पहुँचे तो अभी दरवाज़ा खुला ही नहीं था कि वो जो उस वजूद के अंदर अरूज मौजूद थी उसने ऐसे गर्दन मोड़ना शुरू कर दी। तब कज़न को और इर्द खड़े हुए लोगों को खुद ब खुद उसकी मुड़ती हुई गर्दन को देख के अंदाज़ा हो गया जैसे वो पहुँच चुके हैं। एक दरवाज़ा खुलता है, कोई दाखिल होता है, तब कोई मुड़ के देखता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ था और उसकी गर्दन मुड़ती जा रही थी, और जैसे ही उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई उसी वक्त दरवाज़ा खुला और वो लोग दाखिल हुए। तो वो समझ गए कि इसको पहले ही पता लग गया था कि कोई आ रहा है, और उसकी माँ को लिए हुए वो लोग पहुँच गए। और अरूज जिस तरह गर्दन मोड़ते मोड़ते पीछे गर्दन ले गई थी, उसी तरह अपनी माँ को देखते 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 उसने गर्दन ऐसे सीधी की। अब उसका मुंह अपनी माँ की तरफ था और बोली, इसी ने मारा है मुझे, यही कातिल है, मेरी माँ मेरी कातिल है। और उसके बाद वो चुप कर गई। उसने कहा आगे बोल, वो चुप कर गई। उसने फिर चिमटे का इस्तेमाल किया, फिर चिमटे से उसको मारा। इस दफा इतनी जोर जोर से मारने पे भी वो नहीं बोल रही थी। उसने कहा अगर तू नहीं बोली तो इस दफा जो मैंने तुझे मारा है ना, इससे इतना जोर से मारूंगा तू सोच भी नहीं सकती। उसने कुछ पढ़ा और उसके बाद पढ़ने के बाद मारना शुरू कर दिया। तो उसने एकदम ऐसे हाथ उठाया, मुंह से नहीं बोली, और उसने इशारा किया कि बस रुक जा। वो गुस्से में आ चुकी थी। अब अरूज की माँ सामने बैठी थी। इस दफ़ा वो गुस्से में माँ को देखी जा रही थी। वो उसको चिमटे से मार रहा था। पहले उसने चिमटे से मारा था। ये कोई चिड़िया आगे रात को बैठ गई है। रात के 12:01 पे कभी कोई चिड़िया नहीं आती, लेकिन चिड़िया आके जोर जोर से खिड़की के पास बोलना शुरू हो गई है। पहले उसने उसको चिमटे से मारा था तो उसके मुंह से दर्दनाक आवाज़ें निकली थी। इस दफ़ा माँ को गुस्से से वो ऐसी देखी जा रही थी कि जितनी ज़ोर से उसके चिमटे की चोट पड़ रही थी वो बोल नहीं रही थी। इस दफ़ा मार मार के वो थक गया, लेकिन उसने इस तरह हाथ के इशारे से कहा बस रुक जा। और उसने बोलना शुरू किया कि हाँ मैं उस लड़के से प्यार करती थी, हम दोनों प्यार करते थे, इस तरह हम मिले थे, इस तरह हम गली में टकराए थे, इस तरह फिर उसके बाद वो मेरे घर आया था, इस तरह वो फिर मेरे घर आता था, मैं दरवाजे में खड़े होकर उसका इंतज़ार करती थी। वो बताने का अंदाज़ ऐसा नहीं था कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, ऐसे जैसे कोई बहुत ज़ोर लगा के आवाज़ निकालता है और बताता है हम मिलते थे, वो मेरे घर मुझे मिलने के लिए आता था, मैं दरवाजे में खड़ी होती थी, वो इधर उधर देखता, फिर वो अंदर आ जाता। इस अंदाज में सब कुछ बता रही थी। उसने बताया कि मेरे माँ बाप को पता लग गया था, गली वालों ने बता दिया था, और उसके बाद इन्होंने पकड़ लिया था उस लड़के को। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, मैं भी उससे शादी करनी चाहती थी, और उसने इनको क्लियर कह दिया था वो इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और इन लोगों ने झूठ बोल के उसको भेज दिया कि ठीक है हम तुम्हारी शादी अरूज से कर देंगे। वो चला गया। मैं खुश थी कि मेरी शादी ये लोग करने लगे हैं, कि वहीं पे मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, और ख़ास एक अपनी उसने एक मासी या फूफो थी, उसका नाम लिया, मैं इस वक्त माजरत भूल रहा हूँ, मासी थी या फूफो उसने बताया, उसने और उसकी माँ ने मिलकर प्रोग्राम बनाया था कि इसको मार देते हैं। और उस रात इन लोगों ने
बेहोशी की दवा मुझे खाने में डाल कर देती थी, और जैसे ही मैंने खा ली थी तो मैं गहरी नींद सो गई। मेरी माँ ने और मेरी उस मासी ने जब मैं सोई हुई थी तो इन लोगों ने मेरा गला दबाया था। मेरी माँ मुझे मारती रही थी, बेहोशी के आलम में भी मेरी माँ मुझे मारती रही, और वो मेरी मासी मेरा गला दबाती रही। इन दोनों ने मिलके मुझे मार दिया। और जब मैं मर गई तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे रात का वो 3 बजे का टाइम था जब गला दबा के मुझे मारा गया था। जब मैंने आखिरी सांस ली थी वो पूरे 3 बज गए थे। उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने फंदा लटकाया और वो फंदा मेरे गले में डाल दिया कि जैसे मैंने खुद से खुदकुशी कर ली है। और सुबह उठ के इस अंदाज में इन लोगों ने वावेला मचाया कि अरूज ने खुदकुशी कर ली है। मैं मर तो चुकी थी, मरने के बाद वहीं मौजूद थी। इनने मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया, मेरी कोई आखिरी रसूमात भी नहीं की, और दुनिया को यही बताया कि इसने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, इसने खुदकुशी करके हमारे सर झुका दिए हैं, इसलिए हम बस इसको जल्दी दफना रहे हैं। ये कोई नहीं जानता था कि मेरी मासी और मेरी ये सामने बैठी हुई माँ ने मुझे मारा है। ये दोनों मेरी कातिल हैं। और उसके बाद उसने एक जोरदार कहका लगाया, हा 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 हा। सुन ले माँ, सुन ले, मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगी। जैसे तूने मुझे मारा है ना, मैं तुझे भी तड़पा तड़पा के मारूंगी। क्या ही मांगा था सिवाय इसके कि उससे मैं प्यार करती थी। अगर मैं उसके घर बस जाती, हम दोनों की शादी हो जाती तो कौन सी कयामत आ जाती। और वो मासी जिसने बढ़ चढ़ के मेरा गला दबाया था, बता ना इनको कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसने खुदकुशी नहीं की, उसको मैंने मारा है, उसको मैंने मारा है। और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी माँ, तुझे भी उसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे मैंने मौसी को मारा है। यही जानते हैं ना दुनिया, तुम लोगों ने बताया है कि उसने खुदकुशी कर ली है। नहीं, उसको मैंने मारा है और तुम लोग मेरे कातिल हो। और जो जो इस जुर्म में शरीक था उन सबको मैं मारूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी आत्मा यहाँ भटकती फिर रही है और बदला लेने के लिए बेचैन है। मैं एक इंतहाई अच्छी लड़की थी। मैंने कब कोई ज़िंदगी में गुनाह किया था? मैंने कब ज़िंदगी में कोई गलत काम किया था? इतना ही तो ख्वाब देख बैठी थी कि किसी लड़के से शादी करना चाहती थी। ये मेरा इतना बड़ा जुर्म था कि तुम लोगों ने मुझे मार दिया। अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ। और उसने कहके लगाने शुरू कर दिया, हा 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 हा। उसके बाद एकदम से जो हमेश की जिस्म के अंदर बोल रही थी, कहके लगाते लगाते हमेश का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ गया और गिर गया और वो बेहोश हो गया। वो जो कज़न सामने पढ़ रहा था, उसने उसी सामने बैठी हुई अरूज की माँ की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रही थी? तो बोली, नहीं, ये झूठ बोल रही है, मुझे क्या पता ये कौन है, ये क्या है, तुम लोग कैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो इस अंदाज में घबरा सी गई और उल्टा उन सब के साथ लड़ना शुरू हो गई। तुम लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सको। नहीं, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो उल्टा लड़ना शुरू हो गई। तो वो जो पढ़ाई कर रहा था उसने सबको इशारे से रोक दिया, जाने दो इसको, जाने दो, ये ड्रामा कर रही है, इसको जाने दो। अरूज की माँ वहाँ से भाग गई। वो सब मुतवज्जो है। हमेश उसने कहा अभी ठीक हो जाएगा। वो चली गई है। वो बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसके साथ जुल्म तो हुआ है, उसके साथ ज्यादती तो हुई है, लेकिन वो बदला ज़रूर लेगी। अब वो इतनी ताकतवर आत्मा बन चुकी है, इतना आसान नहीं है।
आप लोग देख रहे थे मैं कितनी ज़ोर से उसको मार रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं जितना भी पढ़ रहा था उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उम्मीद है अब ये वापस नहीं आएगी। आप लोग हमेश को होश में आने दें, उसके बाद उसको घर ले जाएं। थोड़ी देर के बाद हमेश होश में आ गया और होश में आते ही वो अपने सर पे ऐसे हाथ लगाना शुरू हो गया। हाय मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे पे दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन उसका वजूद हल्का फुल्का हो चुका था। उसने बताया जिस तरह मेरा पहले वजूद भारी था, सर भारी था, कंधे भारी थे, अब वो भारी नहीं है, वो मैं ठीक हूं, लेकिन दर्द ऐसे हो रहा है जैसे चोटें लगी हों। लेकिन ये मुझे क्या हुआ था? हमेश उठते ही बोला है, क्या हुआ है? आप लोग कहाँ जमा हैं? ये क्या है सब कुछ? तो उसको घर वालों ने बताया था कि किस अंदाज में तुम्हारे अंदर अरूज की हाजिरी हुई है, और उसने ये सारी बातें बताई हैं। तुम्हारे सर में जो चोटें हैं, जो उसने सर में हाथ लगाया तो उसके सर पे खून निकला हुआ था, उसके हाथ को खून टच हो जाता। तो उसको सारा बताया गया कि तेरे अंदर अरूज की हाजिरी हुई थी और अरूज ने ये सब कुछ बताया है। लेकिन अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू ठीक है और अरूज जा चुकी है। वो लोग हमेश को लेकर घर पहुंच गए। अरूज की मां ने किसी से राब्ता नहीं किया, ना घर वालों ने अरूज की मां से दोबारा राब्ता किया। वो नहीं चाहते थे हम इस झंझट में पड़े। वो जिस तरह लड़ना शुरू हो गई थी, प्रूफ तो नहीं था सिवाय इसके कि अरूज ने हाजिर होकर ये कहा था, पुलिस तो प्रूफ मांगती है। तो सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। वहीं पे वो कहते हैं कुछ अर्सा में ठीक गुजरा, कोई भी मामलात नहीं हुए, गड़बड़ नहीं हुई, कि वहीं पे उनके पता लगा एक जगह पे स्टोन है, पत्थर है। तो डॉक्टरों ने बताया ऑपरेशन करके ये पत्थरियां बाहर निकालनी होंगी। अब काफ़ी टाइम हो गया था हमेश का अस्पताल के अंदर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करके उसके जिस्म के अंदर वो जो पत्थरियां थीं वो निकाल दी गईं और उसको 7-8 टांके लगा दिए गए। अगले दिन हमेश अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गया और उसका एक दोस्त हमेश से मिलने के लिए घर आया। तो घर वालों ने कहा, बेटा तुम इसके साथ बैठे हो, गपशप कर रहे हो, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई मसला हो तो हमें आप फ़ोन कर लेना, बाकी तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हमेश होश में है, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है, टांके हैं, ये 6-7 दिन लगेंगे, जितने दिन लगेंगे उसके बाद उन्होंने टांके खोलने। उसने कहा ठीक है आंटी आप लोग जाएँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमेश का वो दोस्त जो हमेश से मिलने के लिए आया था वो 6 फुट लंबा और ताकतवर और हार्डी बॉडी वाला लड़का था। ये दोनों बैठ के बातें करते रहे। बातें करते करते पता नहीं एकदम हमेश को क्या हुआ, हमेश बोला तू बैठ मैं 1 मिनट आता हूं। जैसे उसने ये जुमला कहा तू बैठ मैं 1 मिनट आता हूं, तो वो दोस्त चौंका कि ये जुमला उसने अजीब से अंदाज में कहा। ये क्या उसने कहा है, क्या हुआ एकदम से इसको अचानक से? हमेश अपनी जगह से उठा और जब मुड़ा और चलते हुए जाने लगा तो दोस्त को थोड़ा सा खटका हुआ कि इसको उठना नहीं चाहिए था, इसको लेटे रहना चाहिए था, इसको वॉशरूम जाना था तो मुझे कहता, मैं इसकी हेल्प करता कि वॉशरूम लेके जाता है। केयर करनी होती है, टांके टूट ना जाएं, टांके खुल ना जाएं, क्योंकि इतना चलना आसान नहीं होता। ये उठ के कहाँ चल पड़ा है? तो इस एहतियात से कि कहीं गिर ना जाए, टांकें खुल ना जाएं, दोस्त भी इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया कि तभी दोस्त ने देखा वो सीधा किचन की तरफ जा रहा है। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे ही वो किचन में गया, किचन में दाखिल होते ही हमेश ने एक किचन से छुरी उठा ली, और छुरी उठाते ही छुरी इसको कुछ देर से खड़ा देखता रहा और दोस्त घबरा गया कि ये इसने जाते ही छुरी उठाई है और छुरी को देख के ये क्या कर रहा है। कि उसी लम्हे जैसी दोस्त आगे बढ़ने लगा, इतनी देर में उसने छुरी उठाई और जो टांका लगा हुआ था उस टांके को छुरी से ऐसे खींच दिया। कोई भी इंसान अपने जिस्म पे लगे हुए जो ऑपरेशन के बाद टांके लगाए जाते हैं उसको छुरी से नहीं खींच सकता, लेकिन उसने खींच लिया था और दोस्त ने देख भी लिया। दोस्त ने छलांग मारी और उसको झपट पड़ा, पकड़ लिया कि ये क्या कर रहा है हमेश। लेकिन हमेश के अंदर कुछ ऐसी ताकत आ चुकी थी जो वो 6 फुट लंबा और बॉडी बिल्डर
किस्म का लड़का जो इतना सेहतमंद था, उसके लिए तो हमेश मसला ही कोई नहीं था, उस ऊपर से उसका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वो कहता है कि हमेश के अंदर एक ऐसी ताकत आ गई थी, मैं उसको जैसे पकड़ने की कोशिश करता वो अपने आप को छुड़वा लेता। बस उसकी ख्वाहिश थी वो किसी तरीके छुरी से ये टांके सारे काट डाले। कहता है मैं उसको पकड़ूं, उसके हाथ को पकड़ूं, उसके वजूद को पकड़ूं, उसके साथ एक किस्म की हाथापाई हो रही थी। और मैं हैरान था कि तो कभी भी इतना ताकतवर नहीं था, इसके वजूद के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है। बहुत बहुत ज़्यादा उसके वजूद से ताकत थी। और जैसे कैसे उसने एक हाथ से मोबाइल निकाल लिया, उसको पकड़ने की कोशिश करके उसको दबोच लिया नीचे। उसके घर वालों को फ़ोन कर रहा है, कॉल नहीं मिल रही। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किलों से कॉल मिली। उसने कहा जल्दी पहुंचे, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। घर वाले जब तक पहुंचे तब तक वो बिल्कुल ढीला हो चुका था। वो जो लड़ना, वो जो मज़ाहमत करना था, वो जो उसके हाथे पड़ रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने वजूद को ऐसा ऐसे ज़मीन पे ढीला छोड़ दिया था, जैसे वो हिम्मत हार गया हो, और मुसलसल छत को तके जा रहा था। जब घर वाले पहुंचे तो वो फिर भी उसको पकड़ के बैठा था। घर वालों ने कहा अब इसको छोड़ो, देखते हैं क्या करता है। जब घर वालों ने पहुंच के उससे कहा और दोस्त ने उसको छोड़ा, फिर भी अलर्ट रहा कि कुछ किया तो मैं इसको पकड़ लूँगा, वो लेटा रहा। तो घर वालों ने उसको मुखातिब किया, हमेश हमेश हमेश। तो छत को तकते तकते जैसे ऐसे होश में आया और एकदम से झटका मार के परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है, आप लोग मुझ पे जमा क्यों हैं, मैं ज़मीन पे लेटा हुआ क्यों हूँ। अपने दोस्त से बोला मैं इधर क्यों लेटा हूँ, क्या हुआ है मुझे। तो दोस्त समझ गया इसको कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने उसको उठाया और उठाकर बिस्तर पर ले गए। एक टांका उसका खुल चुका था। अब घर वाले बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गए। दोस्त तो चला गया, लेकिन सारे बारी बारी ड्यूटी देना शुरू हो गए कि वो लेटा भी हो तो इस पर निगाह रखें कि फिर से ऐसा ना हो कि ये टांके काट डाले। वो जो एक मखसूस दिन होते हैं, उसके बाद टांके कटवाने होते हैं, वो गुजर गए और उसके बाद टांके उसके खोल दिए गए, वो बेहतर हो गया। लेकिन मामलात अभी भी ऐसे थे कि घर वाले अलर्ट थे कि ये क्या हो रहा है। उसकी तबीयत संभल नहीं रही थी। कभी उसका वजूद फिर से भारी हो जाता और कभी फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। इसी तरह वो कहते हैं मेरी जो सिस्टर हैं, एल्डर सिस्टर, इसी सारी तबीयत को देखते हुए वहाँ पे एक बाबा हैं भाटिंडा सिटी में, हाँ भाटिंडा सिटी में। तो उनके पास लेके गए और उन्होंने कहा अब हर हफ्ते आप लोगों ने इसको मेरे पास लेके आना है। भाटिंडा में अब वो इसको लेके जाना शुरू हो गया। इसका चेकअप हो रहा था, वो इसके ऊपर पढ़ाई कर रहा था, वो इसके ऊपर दम कर रहा था और कह रहा था हर हफ्ते आए, मैं इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। मामला क्या है, क्यों गड़बड़ हो रही है। और फिर एक दिन उस बाबा ने बैठ के पढ़ाई की और उसने बताया, क्योंकि जब तक वो इस बाबा के पास लेकर नहीं गए थे हमेश को, हमेश के साथ एक मसला जो मुसलसल हो रहा था वो घर वालों को बता भी रहा था। और जैसे ही रात के 3 बजते थे, वो अपने बिस्तर पे आराम से सोता था। कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई खौफ नहीं होता था। वो सुकून से अपने बिस्तर पर सोता था। जैसे ही रात के 3 बजते थे तो उसकी आंख खुद ब खुद खुल जाती थी। और पहली दफ़ा वो बड़ा परेशान हुआ था कि आंख खुल गई, क्या हुआ है, मैं क्यों जाग गया हूँ। कुछ देर करवटें लेता रहा, सोचता रहा, क्या हुआ है। आखिरकार नींद आ गई। कुछ दिन गुजर गए, फिर से उसकी आंख खुली दूसरी दफ़ा। तो वो कहता है कि फिर से मेरी आंख खुली, मैं परेशान हो गया, ये क्या हुआ है, क्यों आंख खुल गई है मेरी। और मैंने घड़ी की तरफ देखा, पहली दफ़ा टाइम नहीं देखा था, घड़ी की तरफ देखा, टाइम 3 बजा था। मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा क्या हुआ। और जब मुसलसल मेरी आंख खुलना शुरू हो गई और आंख खुलती थी पूरे 3 बजे, तब जब 5-6 दफ़ा उसके साथ ऐसा हुआ कि 3 बजते ही उसकी आंख खुल जाती थी, वो परेशान हो जाता था। घर वालों को उसने बताया था कि 3 बजते ही मेरी आंख खुल जाती है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी महसूस होती है।
मैं गहरी नींद सोया होता हूँ, मेरे उठने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता, लेकिन एकदम से मेरी आंख खुल जाती है और ऐसे आंख खुलती है मुझे घबराहट महसूस होती है। टाइम 3 होता है। तो घर वालों ने उसको नहीं बताया था, सारी बात बताई थी, लेकिन घर वालों ने शायद उसको ये नहीं बताया था कि अरूज ने बताया क्या था कि जब ये मेरा गला दबाकर मुझे मार रहे थे वो रात के पूरे 3 बज रहे थे, और जैसे 3 बजते थे इसकी आंख खुल रही थी। तो वहीं पे उस बाबा के पास जिसके पास लेके जा रहे थे, उसने जब पढ़ाई की तो उसने बताया हमेश के साथ एक नहीं 2 रूहें अटैच हैं। इसके साथ एक लड़की की रूह अटैच है और दूसरी एक मर्द की रूह भी इसके साथ अटैच है। ये बातें हमेश नहीं जानता था, क्योंकि बाबा ने जब उसके अंदर हाज़िरी कराई थी और बाबा ने जब पढ़ाई की थी, हमेश को कुछ भी याद नहीं था। मारना नहीं पड़ा था हमेश को, लेकिन हमेश को कुछ भी पता नहीं था। और बाद में बताया गया कि इसके साथ 2 रूहें, एक लड़की की रूह और एक मर्द की रूह है, और उस मर्द को ये एक दफ़ा देख भी चुका है। वो कौन थी रूह मर्द की जिसको वो एक दफ़ा देख चुका था? उसके ग्रैंडफादर का भाई। उसके ग्रैंडफादर दादा का जो भाई था वो उसकी रूह थी। और वो क्यों इसके साथ अटैच हुई थी? वो रूह भटकती क्यों फिर रही थी? अरूज को तो आत्मा इसलिए आत्म संस्कार नहीं हुआ था, रसूमात नहीं की गई थी, और वो बदला लेने के लिए भटक रही थी। तो उसके दादा के साथ, दादा के भाई के साथ क्या हुआ था? तो घर वालों को जब उस बाबा ने बताया एक मर्द की रूह है जिसका इस अंदाज में ये वाक़या हुआ था, तो उन्होंने पता किया और अगले हफ्ते फिर से जाके पीर बाबा को बताया कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इसके जो ग्रैंडफादर हैं उनका एक भाई था, उसका एक रोड के हादसे में मौत वाक़ई हो गई थी। वो बिल्कुल ठीक था, जवान था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसको कोई मसला नहीं था, लेकिन जब अचानक से वो रोड का हादसा हुआ था और उसके बाद उसी लम्हे उसकी जान निकल गई थी, तो घर वालों ने उसके उस मुर्दा वजूद को जो रोड के हादसे में मर गया था, कुचला गया था, उसको तो आखिरी रसूमात अदा करके दफना दिया था, लेकिन शायद वो भटकता फिर रहा था। और वो भी भटकते भटकते इसी के साथ अटैच हो गया था। जब उसने देखा था इसके साथ एक पहले से लड़की भी अटैच है, तो वो भी उस लड़की को देखने के बाद इसी के साथ अटैच हो गया था। और घर वालों ने कहा था इसको बताए बगैर, इससे पूछना है उस भटकती हुई आत्मा जो मर्द की है, ये देख चुका है, इससे पता करो ये कैसे देख चुका है। इससे पूछा गया और जब बहुत ज़्यादा इसको बताए बगैर इससे पूछा गया, तो इसने बताया कि हाँ मैंने एक ख्वाब ज़रूर देखा था, बहुत अजीब व गरीब था। उन्होंने पूछा क्या ख्वाब देखा है? तो हमेश ने बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा है, एक शख्स है, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, उसका जिस्म लहू लहान है, उसके सर से बाजू से हर जगह से खून बह रहा है, और मैं देखता हूं कि वो एक रोड का हादसा होता है और उस हादसे में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और जैसे ही उस रोड का हादसा होता है उसी वक्त उसका वजूद तड़पता है, मर जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसका जिस्म वहीं पे पड़ा हुआ है और वो उठकर खड़ा हो गया है। और जैसे ही खड़ा हुआ है उसके कपड़े फटे हुए हैं, लहू लहान हैं, वो बहुत ज़ख्मी है और चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। और जब वो मेरी तरफ आया है तो उसके बाद मेरी आंख खुल गई थी। घर वाले उससे पूछ रहे थे कि हमने पीर साहब से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा ख्वाब देखा हो, कोई ऐसी बात याद हो, कुछ डरे हो, कुछ तो याद होगा। उसने कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं। जब बहुत ज़्यादा पूछा तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ ये ख्वाब देखा था जो मुझे याद रहता है, मैं डर जाता हूँ उस ख्वाब को याद करके, वो देखा एक दफ़ा था और कुछ नहीं।
और जब उन्होंने पता किया था जो उसके ग्रैंडफादर का भाई था वो इसी तरह ही रोड हादसे में उसकी मौत वाक़या हुई थी। और उन्हें जाके जब उस बाबा को बताया तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उससे एक दफ़ा मिल भी चुका है, जो मैंने कहा था वो यही वाला ख्वाब है जो उसने देखा है। वो चलता हुआ इसके पास आया था, उसके बाद इसकी आंख खुल गई, अब उसकी आत्मा भी इसके साथ अटैच है। एक लड़की है और एक मर्द की आत्मा इसके साथ अटैच है। वो इतनी जल्दी दोनों नहीं जाएंगी। कोई बहुत बड़ा ताकतवर भी कोशिश कर ले तो बहुत मुश्किल है कि वो इन दोनों को निकाल पाए। फिर भी ये दम करवाते बाबा से उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है और वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। तो वो कहते हैं कि 2020 में मेरी शादी हुई। शादी खैर आफियत से हो गई। तबीयत मेरी ख़राब रहती भी थी लेकिन हर वक्त ख़राब नहीं रहती थी। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, लंबे अरसे बाद कोई वाक़या हो जाता था, मैं डर जाता था, मैं खौफज़दा हो जाता था या कुछ हो जाता था। बाकी मैं बिल्कुल ठीक था और मैं एक बैंक के अंदर बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। पढ़ा लिखा है हमेश और बैंक में जॉब का मिलना एक अच्छी पोस्ट पे वो इसी वजह से था कि वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ था। लेकिन कभी ना कभी तबीयत उसकी बैंक में भी ख़राब हुई थी। लेकिन दोस्त जान जाते थे, वो तो नहीं जानते थे कि जिन्नात का मसला है। वो तबीयत की ख़राबी का समझ के एक नॉर्मल सी बात समझते। वो हर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो हर 3 महीने बाद थोड़ी होती थी, बैंक में कभी साल में एक दफ़ा हो गई। अब जब 2020 में कहते मेरी शादी हो गई, खैर आफिया से हो गई, हम दो मियाँ बीवी बहुत खुश थे। तकरीबन कोई तीसरा या चौथा महीना था कि हम दोनों रात को अपने बिस्तर पे लेटे बातें करते रहे। तो उसके बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। मैं भी सो गया और मेरी बीवी भी सो गई। मेरी बीवी को रात का कौन सा पहर था, वॉशरूम के लिए उठकर बाहर जाना था। कुछ लोगों के वॉशरूम घर के अंदर अटैच कमरे के साथ ही, कमरे के अंदर ही बने होते हैं। कुछ लोग उठ के बाहर की तरफ जाते हैं। बुखार की वजह से ना मेरा गला खुश्क होता है। तो उसकी बीवी उठी रात को वॉशरूम के लिए। सर्दियों के दिन थे, गर्म बिस्तर के अंदर लिहाफ ओढ़े ये दोनों सो रहे थे। उसने लिहाफ उठाया, जूती पहनी और जाके दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा पड़ा हुआ था और एक छोटा सा बल्ब सहन के अंदर इस अंदाज में जल रहा था कि कोई अगर बाथरूम जाने की कोशिश करे तो उसको घूप अंधेरा ना मिले। हमेश की बीवी ने दरवाज़ा खोला, खटक खटक करके दरवाज़ा खोल दिया और एक ठंडी यख हवा की लहर ने उसका इस्तकबाल किया। वो एक गर्म कमरे में गर्म रज़ाई के अंदर लिहाफ के अंदर गर्म होके लेटी हुई थी। लेकिन सुसु भी एक ऐसी चीज़ है, इंसान जितना भी कोशिश करे उसको उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है सुसु के लिए। तो वो उठ के जा ही रही थी कि जैसे ही ठंडी यख हवा ने उसका इस्तकबाल किया दरवाज़ा खोलते हुए, उसके बावजूद उसको एक दफ़ा ऐसे कपकपाहट सी आई, लेकिन उसको जाना तो था। उसने फिर कमरे के बाहर कदम रखा, दूसरा कदम रखा, आगे बढ़ी, एक और कदम रखा और वहीं पे ठटक गई। सहन के बिल्कुल दरमियान में घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। ऐसा अंधेरा कि जो छोटा बल्ब जल रहा होता है आज वो किसी ने बुझा दिया था। लेकिन अंधेरे में भी एक लड़की जो सामने खड़ी हुई थी, इस अंदाज में सामने खड़ी थी कि उसने अपने बाल अपने चेहरे के ऊपर डाल रखे थे और घुप अंधेरा तो नहीं था, अंधेरा तो था लेकिन इतना घुप भी नहीं था कि रास्ता नज़र ना आए। चांद भी आखिरी दिनों का था जिसकी वजह से अंदाजे से इंसान अपने घर में चला जाता है। लेकिन उस अंधेरे के अंदर ब्लैक शैडो को खड़े क्लियर उसने देख लिया। अंधेरे के अंदर अंधेरा था, यानी अंधेरे के अंदर ही अंधेरा था का मतलब था कि एक लड़की अंधेरे के अंदर काली स्याह होने के बावजूद फिर भी अंधेरे में खड़ी नजर आ रही थी। कि खड़ी है, हाथ बिल्कुल ढीले किए हुए सीधी खड़ी हुई है, उसकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई है और उसने अपने सारे बाल चेहरे के ऊपर किए हुए हैं। वह एकदम देख के ठठर गई। उसने आंखों को
झपकाया, कहीं मेरा वहम तो नहीं है। नहीं, वो लड़की वहीं खड़ी थी। कहीं किसी चीज का शैडो तो नहीं पड़ रहा? नहीं, वो लड़की हकीकत में थी। वो एकदम से जल्दी से पीछे मुड़ी और भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेटे हुए हमेश को जल्दी से हिलाया। हमेश, हमेश, हमेश। गहरी नींद से बोला, हाँ क्या हुआ है? उठो उठो उठो। इंसान जितनी भी गहरी नींद में सोया हो, जगाने वाला झंझोड़ रहा हो और उसल मुसलसल आवाज इस अंदाज की हो, उठो उठो उठो, तो इंसान डर जाता है। जितनी भी गहरी नींद में हो जाग जाता है। उसकी आंख एकदम से खुल गई। उसने कहा, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा, उठो, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर कुछ है। हमेश बोला, क्या है बाहर? कहते, उठो ना। वो डरी हुई थी। वो एकदम समझ गया बीवी बहुत खौफजदा है, डरी हुई है। हमेश जल्दी से बिस्तर से उठ गया और एकदम सिचुएशन को समझ के बोला, क्या हुआ है? बोली, बाहर सहन में आके देखो। सर्दियों में जूतों के बगैर वो एकदम ऐसे घबरा गया। बीवी के साथ चलता हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ था, उसी तरह एक ठंडी यख हवा ने उसका इस्तकबाल किया। वो तो जूते पहनना भी भूल गया था, इतना जल्दी में उठा था कि उसी वक्त दरवाजे के अंदर ही पहुंचा तो बीवी ने इशारा किया, सामने देखो। तो पहले उसको सामने अंधेरा नज़र आया और एकदम अंधेरे के बीच में एक और अंधेरा नज़र आया, ब्लैक के अंदर ब्लैक। और उसने गौर से देखा तो कोई इस अंदाज में खड़ी है जिसका सर नीचे हल्का सा झुका है और उसके सर के बाल जो काले स्याह होने के बावजूद घुप अंधेरे में भी क्लियर नजर आ रहे हैं कि उसने अपने बाल अपने चेहरे के ऊपर डाले हुए हैं और वो सीधी सामने खड़ी हुई है। उसने भी इसी अंदाज में इधर उधर देखा, कहीं से ये साया तो नहीं पड़ रहा, ये क्या हुआ है, लाइट क्यों बंद है? तो बीवी बोली, तुमने देखा ये सामने कौन खड़ी है? उसने कहा, हाँ मैंने इसको देखा है, कोई खड़ी है सामने और ये खड़ी है, इसकी बात कर रही हो ना? उसने कहा, हाँ हाँ यही। उन्हें कहा, रुको लाइट चलाओ, अभी देख लेते हैं कि जो भी सहन के अंदर इस अंदाज में खड़ी है, बालों को चेहरे पे डाल के और सीधी खड़ी है, कौन है ये रात के इस पहर? जल्दी से लाइट के पास पहुंच गए। जैसे ही लाइट को ऑन किया गया, जैसे ही लाइट ऑन हुई, वो रोशनी जो रात को बाहर जलती थी, बल्ब की रोशनी जैसे ही सहन पे पड़ी तो उसी लम्हे जहां वो लड़की खड़ी हुई थी कुछ भी नहीं था। लाइट के जलते ही उन्होंने देख लिया कुछ भी नहीं है। लेकिन बीवी डर गई, वो खुद भी चौंक गया था, अब तो कुछ भी नहीं था। तो उसने बीवी से कहा, रुको मैं जूते पहन लूं। उसने जूते पहने और बीवी से कहा, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ बाथरूम जाता हूं। वो बीवी को लेके बाथरूम के बाहर गया, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, उसने लाइट जला कर दी और बीवी अंदर गई। वॉशरूम इस्तेमाल करके जब वो वापस आई तो उसने लाइट बंद की और बीवी को लेके बिस्तर पे पहुंचा। कुछ दिनों तक वो बीवी को इसी तरह रात को बाथरूम वो जाना होता, उसको जगाती और वो उसको कहता मेरे साथ चलो। वो उठ जाता, उसके साथ जाता। लेकिन सर्दियों के दिन में बाज़ दफ़ा इंसान उठता है, बाज़ दफ़ा गहरी नींद सोया होता है और उसको कोई जगाए कि मेरे साथ वॉशरूम चलो, तो इंसान की आंख नहीं खुलती। स्पेशली गर्म बिस्तर को छोड़ना और गर्म बिस्तर से उठ के दरवाज़ा खोल के ठंडे सहन के अंदर पहुंचना, और अगली बंदी तो बाथरूम के अंदर चली जाएगी, आप बाहर खड़े ठठर रहे हैं सर्दी के अंदर, और वो बाहर आएगी तो भाग के आप अंदर आएंगे, आपकी नींद ख़राब हो जाती है। अक्सर वो चला तो जाता, लेकिन जब वापस आता फिर उसको नींद ना आती। तो उसने अपनी बीवी से कहा, यार अब तो चले जाया करो, एक दफ़ा वाक़या हो गया, तुम तो सो जाती हो वापस आके, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सुबह बैंक जाना होता है, तुम आके बिस्तर में लेटती हो, खराटे ले रही होती हो और मैं जाग रहा होता हूँ, मुझे नींद नहीं आती और मुझे इसी तरह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है। अब बीवी को भी एहसास हुआ, बात तो ठीक है, अगर उसको नींद नहीं आती, वो गहरी नींद में सोया होता है, और मैं भी रोज़ कौन सी जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, लेकिन अगर उसकी नींद ख़राब होती है तो अब मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी मैं अकेली चली जाऊँ। ऐसा ही हुआ एक दफ़ा। वो कहती है, मैं उठी, शौहर को नहीं जगाया कि मैं अकेली जाती हूँ। बेडरूम का दरवाज़ा खोला, बाहर लाइट जल रही थी, लेकिन मैंने फिर भी
दरवाज़ा खोलने के बाद अपने उल्टी साइड पे, सीधी साइड पे देखा, कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। मैं सहन की तरफ चलना शुरू हो गई, लेकिन एहतियात के साथ चलती हुई जा रही थी, क्योंकि आज मेरे साथ शौहर नहीं था। पहले जब शौहर मेरे साथ होता था तो मैं डर नहीं रही होती, आज अकेली थी, इसलिए चलती चलती इधर देखती, इधर देखती, इधर देखती, कुछ भी नहीं। यहाँ तक चलती चलती मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुँच गई। इधर उधर उधर देखा, कोई भी नहीं। मैंने कहा शुक्र है। मैंने दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई, वॉशरूम किया और मैं जल्दी से भागती हुई कमरे तक पहुंची, दरवाज़ा बेडरूम का बंद किया और सो गई। इत्मीनान हो गया कि शुक्र है मैं अकेली हो आई हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद इस तरह उसको उठना पड़ा, फिर से वो अकेली गई, इसी तरह देखती देखती गई और बाथरूम करके वापस आ गई। फिर अगली दफ़ा 4-5 दफ़ा वो अकेली गई। उसको लगा कि नहीं अब नहीं है, एक दफ़ा नज़र आ गया, ज़रूरी नहीं अब दोबारा नज़र आए। एक रात इसी तरह वो उठी, अब वो बेहतर हो चुकी थी, खौफ की उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बात बात पे जिस तरह पहले डर जाती थी। वो कहती मैं आराम से उठी। मैंने कहा ना उठूँ, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना था। मैं उठी हूँ, अब शौहर को जगाना छोड़ दिया था। मैंने अपने जूते पहने हैं, चलती हुई दरवाजे तक गई हूँ। दरवाजे को मैंने खोला है और जैसे खोला, आज बहुत शदीद ठंड थी। अब मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था, पहले से बहुत कम था, बहुत कम था। शदीद ठंड थी। मैं बाहर निकली, जल्दी से चलती हुई वॉशरूम की तरफ गई। आज मैंने लेफ़्ट राइट इधर उधर नहीं देखा। अब मेरा खौफ काफ़ी हद तक कम हो गया था कि अब परेशानी वाली नहीं है। भागती हुई मैं जाऊं और जल्दी से वॉशरूम करके बिस्तर में घुसूं, बहुत ठंड थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं तेज़ तेज़ चलती हुई गई, कोई भी चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं सीधी बाथरूम तक गई और बाथरूम का जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, लाइट की तरफ हाथ ही बढ़ाने लगी थी कि सामने वही खड़ी थी, वही जिसको बहुत दूर से देखा था, जो सर के बालों को चेहरे पे डाल के खड़ी थी, सीधी बिल्कुल इस अंदाज में कि उसने अपने मुंह को बालों से छुपा रखा था। अभी वो बिल्कुल सामने खड़ी थी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अभी स्विच ऑन नहीं किया था, मैंने देखा वो तो मुझसे एक कदम भी नहीं दूरी पे बिल्कुल पास खड़ी है। वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आज आ सकती है। अब तो खौफ भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए तो मैं भागती हुई आई थी। आके दरवाज़ा खोला और लाइट जलाने लगी तो हाथ वहीं पे रुक गया। देखा उसके काले स्याह बाल उसके चेहरे पे हैं और वो बाथरूम के बीच में खड़ी है। उसी वक्त उसके मुंह से एक जोरदार खौफ के मारे चीख निकल गई। पहले तो दूर से देखा था, समझ नहीं पा रही थी। आज तो बाथरूम में इतने क्लियर, इतने करीब से देख लिया था कि एक कदम का सिर्फ फासला था, तो कोई भी इंसान होता गिरकर बेहोश हो जाता, लेकिन उसकी हिम्मत, वो गिरी नहीं, वो बेहोश नहीं हुई। उसने चीख जरूर मारी, लेकिन गिरने के बजाय एकदम वो दौड़ी, भागती हुई शौहर तक पहुंची। वो हाँप रही थी, जैसे पहुंची और गिर सी गई बिस्तर पे, लेकिन चीख शौहर सुन चुका था। हमेश उठ गया और पूछा क्या हुआ, क्या हुआ। उसको सांस चढ़ा हुआ था, वो बोल नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किलों से बोली बाथरूम में है वो। और हमेश चलता हुआ बाथरूम तक गया और जाकर उसने जब लाइट जलाई, दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। वापस गया, बीवी को नॉर्मल किया। काफ़ी देर तक वो नॉर्मल होने के बाद उसने उसको बताया कि आज मैंने उसको बाथरूम में बिल्कुल इस अंदाज में सामने खड़ा हुआ देखा है कि वो और मैं एक कदम के फासले पे थे। और कुछ दिनों के बाद उसी बीवी ने रात के 8 बजे, आज हमेश ऑफिस से लेट हो गया था, उसने कहा था मैं 8:30 तक 8 तक पहुंच जाऊंगा। तो बीवी घर में हमेश का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें उसका आने का टाइम हुआ जाता था, 8 बजने ही वाले थे। वो बार बार घड़ी की तरफ देखती कि 8 बजने वाले हैं, अभी हमेश आता होगा। कि थोड़ी देर के बाद बाहर से हमेश की आवाज़ आई, दरवाज़ा नॉक हुआ। वो समझ गई 8 बज गए हैं, घड़ी की तरफ देखा 8 बज गए, इसका मतलब है हमेश आ गए हैं। वो जल्दी से भागी शौहर को वेलकम करने के लिए कि खाना खाएं, भूख लगी होगी उनको, आज सारा दिन ऑफिस में उन्होंने गुजार दिया। और भागती हुई दरवाजे पे पहुंची, गेट को जैसे ही खोला तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई।
सामने गेट पे हमेश की बजाय वही लड़की काली शलवार कमीज पहने और बालों को मुंह पे डाले बिल्कुल वहीं पे खड़ी हुई थी। उसने पहली दफा इसको सहन में देखा था, दूसरी दफा भी अंधेरे के अंदर बाथरूम में देखा था। लाइट अभी जला नहीं सकी थी, एक कदम के फासले पे थी और उसको घुप अंधेरे में ही ब्लैक के अंदर ब्लैक, अंधेरे के अंदर अंधेरे को देखा था। लेकिन आज गेट के बाहर जहां रोशनी थी उसने वजूद के अंदर देखा था। इतना अंधेरा नहीं था कि जिस तरह पहली 2 दफा वो देख चुकी थी, आज बाहर इतना उजाला था कि एक लड़की को जिसने शलवार कमीज पहन रखी हुई थी ब्लैक कलर की, और उसने अपने बाल अपने पूरे चेहरे पे और पूरे चारों तरफ जिस्म के फैला रखे थे, और वो सामने खड़ी थी और वो चीख मार के पीछे की तरफ भागी। घर वाले एकदम चौंके और क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बोल नहीं पा रही थी, दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। वो समझ गए और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गए तो दरवाजे में कोई भी नहीं था। और थोड़ी देर के बाद हमेश आ गया। बीवी की हालत ख़राब थी, उसको पूछने पे उसको बताया गया था कि इसने फिर आज किसी को देखा है। और हमेश ने बीवी से पूछा तो उसने बताया, मैंने इस होलिये की ऐसे ऐसे एक लड़की को देखा है, शलवार कमीज पहने हुई थी ब्लैक कलर का, और उसने चेहरे पे इस तरह बाल डाले हुए थे। हमेश फिर से बुजुर्ग के पास, बाबा जी के पास पहुंचा सारी सूरत हाल बताने के लिए। तो उन्होंने कहा, हमेश वो तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और तुम्हें नुकसान कभी ना कभी हल्का फुल्का पहुंचाती रहेगी, तुम्हें डराती रहेगी, परेशान करती रहेगी। अब वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। वो अरूज ही है, वो कोई और नहीं, वही अरूज है जहां बताया गया है एक इंसानी मर्द की रूह है, दूसरी जो औरत की है वो अरूज ही है। तुम्हारी बीवी इसलिए देख पा रही है क्योंकि वो हर वक्त अब तुम्हारे साथ जुड़ी है अरूज, तो तुम्हारी बीवी को भी नज़र आना शुरू हो गई है। और हमेश कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे होने वाले थे, ट्विन्स, डॉक्टर ने बताया जुड़वा बच्चे हैं, और मेरी बीवी को कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। और जब डिलीवरी का टाइम हुआ दोनों बच्चे सेहतमंद, बेहतरीन, एक ज़्यादा सेहतमंद था और एक थोड़ा सा कमज़ोर था। और जब बच्चों की डिलीवरी हुई तो जो बिल्कुल सेहतमंद था, बेहतरीन था, डॉक्टर ने कहा था ये बिल्कुल सेहतमंद है, दूसरे का हमें डर है। जिसका डर था वो बच गया, पैदा हो गया। जो सेहतमंद था, जिसका कोई खौफ नहीं था, उसकी हार्ट बीट, ये वो डॉक्टर जिस तरह चेक करते हैं सब ओके था, वो मरा हुआ पैदा हुआ। और डॉक्टर हैरान थे कि वो मरा हुआ कैसे पैदा हुआ। उन्होंने उस बच्चे की मुझे तस्वीर भी भेजी है। और उसके बाद जो उनकी बीवी की तबीयत ख़राब हुई, ऐसा ब्लड प्रेशर जो समझ ही ना आए, जिसको कोई कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, एकदम से एक हाई हो जाए और डॉक्टर परेशान हो जाए, और एकदम से लो हो जाए कि इनके साथ हो क्या रहा है। एकदम से वो ब्लड प्रेशर कहां पहुंच जाए और एकदम से वो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए, सब परेशान। और जिस तरह उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वो सबको यकीन ना आए कि ये तो, इसके तो चांस ही नहीं थे बचने के, ये बच गया और दूसरा जिंदा पैदा हुआ। लेकिन वहीं पे हमेश के साथ जो एक हुआ, हमेश की बीवी को भी जिस बात का पता नहीं था वो ये था कि हमेश जिस वाक़ये को अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, उसने मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कि मदर सर, जिन दिनों में रात को 3 बजे मेरी आंख खुल जाती थी और मुझे बाद में पता लग गया था ये वही वक्त था जब अरूज के गले को दबाया गया था, उसको मारा गया था। ये 3 बजे का वो वक्त था जब अरूज का वजूद उसकी रूह से अलग हो रहा था। वहीं पे एक मुर्दा उसका सिर्फ वजूद था और उसकी रूह उसमें से निकल रही थी। और उन दिनों में जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि मैं खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। कैसे मेरे रात को 3 बजे आंख खुली और क्या मेरे ऊपर इस अंदाज में हुआ कि मेरे घर वालों की कैसे आंख खुल गई कि मैं उसी तरीके फंदा डाल कर लटकने जा रहा था, खुदकुशी करने जा रहा था, जिस तरह अरूज का वजूद लटका हुआ मुर्दा पाया गया था और माँ बाप ने बताया था कि अरूज ने खुदकुशी कर ली। मैं उसी अंदाज में ऊपर फंदा लटका कर झूलने जा रहा था, उस फंदे से लटकने जा रहा था। मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया था। और दूसरी दफ़ा मैं छुरी से अपने आप को मारने जा रहा था। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी कि वो भी घर वालों ने देख लिया और मैं बच गया। मैं 2 से 3 दफ़ा
अपने आप को मारने की कोशिश कर चुका हूँ। और एक दफ़ा मेरा दिमाग ऐसा भी ख़राब हुआ कि मैं घर से दूर जाने लगा था कि वापस कभी घर नहीं आऊँगा, जबकि मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं ख़ुदकुशी करूं, मेरे अंदर कोई ऐसी हसरत नहीं है कि मैं अपने आप को छुरी से मारूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था मैं अपने घर को छोड़ के दूर चला जाऊं। मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों घर से दूर जाने लगा था और क्यों घर से वापस आ गया। आज अरूज मेरे साथ उसी तरह जुड़ी हुई है, आज भी वो मुझे नज़र आती है, उसी तरह सामने खड़ी होती है, उसी तरह ब्लैक शलवार कमीज़ पहने और पूरे बाल चेहरे पे डाले होते हैं, उसने अपने चेहरे को बालों से ढांपा होता है। आज भी वो नज़र आती है। मेरी बीवी को भी नज़र आना शुरू हो गई है। आज बैंक में जॉब कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कई दफ़ा वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आज भी हमारी ज़िंदगी से अरूज निकली नहीं है, आज भी अरूज मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसको जिसका मैंने वाक़या सुनाया, जो मेरे ग्रैंडफादर के भाई थे जिनका हादसे में मौत वाक़ई हुई थी, उनको मैंने सिर्फ एक दफ़ा देखा था, दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन अरूज को तो मैं, मेरी बीवी कई दफ़ा देख चुके हैं। अब बच्चा हमारा छोटा है, बड़ा होकर ये ना देखे, हमारी जान छुड़वाइए उससे। ये मेरी ज़िंदगी का वो एक सच्चा वाक़या है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं मेरे रिश्तेदार, घर वाले बहुत सारे, और मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ। लेकिन अरूज की वजह से आज भी बहुत परेशान हूँ। वो मुझे कब छोड़ेगी, कहीं वो मुझे अपने साथ ना ले जाए। उस बाबा ने कहा था वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हो सकता है इसको अपने साथ ले जाए, हो सकता है इसको नुकसान पहुँचा दे, और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। जिस तरह मैंने 2 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की, घर से दूर जाने की कोशिश की, ये नुकसान ही तो था जो मैं बच गया। खुदा ना करे अब मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बाप भी हूँ और शौहर भी हूँ। मुझे कुछ होता है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैंने कौन सा गुनाह किया है, मुझसे कौन सी गलती हुई है जो अरूज मेरे पीछे पड़ गई है। खुदारा मेरा उससे पाला छुड़वाइए, मेरी उससे जान छुड़वाइए। ये कहानी है हमेश की। तो हमेश मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपने जिस तरह कहानी मुझे भेजी है, इसी में ही आप अपनी तस्वीरें अपनी बीवी की अपनी मुझे दोबारा भेजिए, उसके नीचे नाम, वालदा का नाम भेजिए, और इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ चेक करके, अरूज या कोई भी चीज़ हो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ऊपर। कोई भी चीज़ हो, आत्मा हो या जिन हो, कोई मसला नहीं होता, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। वो बुज़ुर्ग थे अल्लाह के जिन, मैं किसी के बारे में ये तो नहीं कहता होता कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं निकाल सके या क्या, यार बंदे का अपना एक इल्म होता है। तो मैं ये आपको ज़रूर इंशाअल्लाह दावे से कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ भी है ये चली जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। और मैं ऐसे दावा नहीं करता, अल्लाह की ज़ात की रहमत की वजह से करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। तो अल्लाह ताला मेरे कलाम में बरकत है, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शफा रखी है, हो जाता है इससे। अभी तक तो कोई ज़िंदगी में नाकामी नहीं हुई, उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, कामिल है, कभी ज़िंदगी में नाकामी नहीं होगी। ऐसी चीज़ों के आगे डरता नहीं हूँ। तो वो अरूज जिसका हमने फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे रखा था, हकीकत में जो उसका नाम और है, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, वो छोड़ के चली जाएगी। और ये भी मैं आपको कहता हूँ, अगर हम मीटिंग पे हुए, हमने मीटिंग में एक दूसरे से बात की कि अगर आप मीटिंग बुक करा लेते हैं तो हो सकता है मैं अरूज को बुला लूँ। आप मेरे सामने बैठे होंगे तो इस अंदाज़ का मेरे साथ मीटिंग में तय कीजिए कि घंटे की मीटिंग आप बुक कर लीजिए, तो मैं अरूज को बुला लूँगा। 1-2 बंदे आपके साथ और बैठ जाएँ फैमिली के आपके, तो अरूज को मैं बुला लूँगा, और हो सका मैं उसको शायद रिकॉर्ड भी कर लूँ, कोशिश करूँगा अगर वो रिकॉर्ड करने देती है। इस मखलूक पे डिपेंड करता होता है। और मैं अगर उसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ तो आपकी इजाज़त से मैं उसको चला भी दूँगा। और ये दावा है इंशाअल्लाह ताला कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में, आपकी बीवी या बच्चे की ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं दावा नहीं करता, नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में दोबारा, ऐसी की तैसी उसकी, ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो आप मुझसे रब्ता कीजिए और मीटिंग बुक करा लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। मैं उसको बुला लूँगा, उस अरूज को मैं हाज़िर कर लूँगा इंशाल्लाह, और रिकॉर्ड भी कर लूँगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, आप मुझसे रब्ता कीजिए और जस्ट आप बुकिंग लिख दीजिएगा, BOOKING, तो मेरी टीम मुझसे आपसे रब्ता कर लेगी। आप उनसे कह दीजिएगा जी स्टोरी के हवाले से वो सारा आपसे डिस्कस कर लेंगे।
तो ये थी जी आज की कहानी। इस कहानी को भी लाइक कीजिएगा और इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे सेंड कीजिए। ये 2 बातें जिनका ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपकी कहानी शामिल हो जाएगी, नहीं रखेंगे तो हो सकता है कहानी मिस हो जाए। पहली चीज़ जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, कहानी भेज दीजिए मुझे। अब लिखी हुई कहानी है या वॉइस मैसेज आपने रिकॉर्ड किया, कहानी को आप सेंड कर दीजिए। जब आप सेंड कर दें कहानी को तो अलग से एक मैसेज टाइप करना है, उस पर लिखना है स्टोरी, STORY। उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। यानी कहानी भेज दी, चाहे वॉइस मैसेज था या लिखी हुई थी, और अलग से एक मैसेज लिखा जिसमें लिखा स्टोरी, और आपने वो मुझे सेंड कर दिया। और जब आप कहानी लिखेंगे या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो आपने शुरू में ही ये तारुफ बताना है, आपका नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, और कहानी में वो और जितने किरदार हैं सबके नाम रियल यानी हकीकी बताइएगा। और आप चाहते हैं कि मैं फ़र्ज़ी लिखूं और फ़र्ज़ी बताऊं कहानी में, तो आपने फ़र्ज़ी जान के साथ में लिख भी देने में लिए मुश्किल होता है फ़र्ज़ी नाम रखना, क्योंकि अगर कोई हिंदू आप फ़र्ज़ी नाम रखना चाहेंगे तो आप बेहतर हिंदू रख सकते हैं। कोई मसीही नाम रखना चाहता है तो वो बेहतर रख सकेगा। तो इसलिए आप फ़र्ज़ी नाम भी साथ में लिख के भेज दिया करेंगे, जी इस कहानी में इनका नाम फ़र्ज़ी ये रख लें, तो मैं वही रख के कहानी सुनाया करूँगा। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। और उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 313 6655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।